देवता के स्मरण करते हुए आज के इस समारोह के मंच पर आसीन श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति वैद्य करतार सिंह धीमान जी, चंडीगढ़ महानगर के महापौर श्री कुलभूषण सिंह गोयल जी, इस धन्वंतरी आयुर्वेदिक सोसाइटी के सम्माननीय सचिव, केवल सचिव नहीं बहुत सक्रिय सचिव वैद्य श्री नरेश मित्तल जी और इस सोसाइटी के वित्त सचिव श्री भूपेंद्र गोयल जी, सभागार में उपस्थित सभी समाज के गणमान्य बंधु, इस शैक्षिक संस्थान के विभिन्न भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ के प्राध्यापक वृंद, कर्मचारी वृंद और यहाँ के छात्र छात्रा बहनों और भाइयों, सर्वप्रथम मैं धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल की इस संचालन समिति के यहाँ के मैनेजमेंट के प्रत्येक व्यक्ति को मेरे हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, विशेष करके श्री नरेश मित्तल जी को और यहाँ इस कार्यक्रम में मुझे आने के लिए जिन्होंने आग्रह किया, श्री अजित बालाजी जोशी वो भी उपस्थित है यहाँ। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी ने जिस प्रकार से आपके स्नेह और प्रेम और स्वागत मेरा आपने किया, मैं इसके लिए योग्य हूँ कि नहीं हूँ, मेरे मन में ही प्रश्न उठते हैं। मैं जैसे एक संगठन के परिचय में बताया, मैं एक संगठन के सामान्य कार्यकर्ता हूँ और इस कार्य के बारे में जब मैंने जाना, मुझे स्वाभाविक रूप से लगा कि एक सद्भावना से, सामाजिक दायित्व बोध से जब ऐसे कार्य हो रहा है, उस कार्य के साथ खड़े रहना, उसके लिए अपने जो भी समर्थन हो सकता है उसको देना, इतना ही सोचकर मैं इस कार्यक्रम के लिए आने के लिए स्वीकृति मैंने दी। और एक विशेष स्वाभाविक रूप से और एक विशेष कारण भी था, जिनके जीवन के वृत्त चित्र हम लोगों ने यहाँ देखा और जिसके बारे में यहाँ बताया भी गया, स्वर्गीय मदन दास देवी जी। और मदन दास देवी जी के मार्गदर्शन में मेरे सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से लेकर उनके अंतिम दिन तक मार्गदर्शन से मैं चला हूं और संगठन के और देश के समाज के कार्य करने के लिए मेरे प्रयास मैंने किया। माननीय मदन दास देवी जी के जीवन के हर प्रकार के आयाम में उनके जीवन के अध्ययन, अनुभव और अवलोकन के भरपूर मार्गदर्शन मेरे जैसे हजारों लोगों को मिला। मैं उसमें एक सौभाग्यशाली रहा। संगठन में उनके जो दायित्व था, उसी दायित्व पर उनके बाद मुझे ही संगठन ने वो दायित्व देने के कारण स्वाभाविक रूप से मुझे उनका मार्गदर्शन थोड़ा अधिक ही मिला, ऐसे मैं मानता हूं। परंतु एक समस्या भी थी। मदन दास जी ने जिस कार्य को संभाला था, जिस दायित्व पर संगठन में वो रहे,
उस दायित्व पर मेरे जैसे व्यक्ति जब आता है तो मेरे मन के अंदर क्या भावनाएं होती होगी आप समझिए। क्योंकि मदन दास जी ने जिस प्रकार के कार्य किया था, जैसे श्रेष्ठ आदर्श को उन्होंने स्थापित किया, जिस प्रकार सैकड़ों हजारों लोगों के साथ उनके व्यक्तिगत वार्ता संवाद संबंध संपर्क रहे, वो सारी बातें लोग स्वाभाविक रूप से मुझसे भी अपेक्षा करेंगे। मदन जी ऐसे थे, मदन जी ऐसे थे, मदन जी ये करते थे, ये कंपेयर करते हैं। तो इसलिए ऐसे बड़े व्यक्ति के स्थान पर बैठना बहुत बार हमारे लिए अनुभव पाने का अवसर भी होता है। स्वयं को कभी कभी लगता है हमको सजा भी मिल गई क्या ऐसे, क्योंकि रोज अपने को उस स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। एक दृष्टि से मुझे ऐसे एक सुअवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि हर कदम पर माने मदन दास जी का मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। स्नेह से प्रेम से उन्होंने न केवल मेरे बारे में, जैसे मैंने कहा, हजारों कार्यकर्ताओं के प्रति उनके वह स्नेह धारा निरंतर बहती रही। मैंने मदन दास जी के स्मृति में यहाँ एक पूरा तल इस महाविद्यालय के उनके स्मृति के समर्पित है। आज उसका उद्घाटन भी हुआ। मैंने मदन दास जी यहाँ कुछ समय चिकित्सा के लिए, इलाज के लिए रहे, और जब एक मरीज के नाते व्यक्ति आए यहाँ इलाज लें, चिकित्सा प्राप्त करें और ऐसे एक छाप छोड़ के जाएं, जिस अस्पताल में वो रहें वहां के लोग सोचे कि उनके स्मृति में हमें ऐसे करने चाहिए, अध्ययन पीठ की स्थापना करनी चाहिए, जो यहाँ छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दिए जाएंगे वो मदन दास जी के स्मृति में दिए जाएं। तो इससे ही हम समझ सकते हैं माने मदन दास जी के व्यक्तित्व का प्रभाव कैसा रहा होगा। मैं जानता हूं कि इस संस्था के साथ दशकों के कोई उनका संबंध नहीं रहा। एक दो बार यहाँ के लोगों से उनका परिचय हुआ होगा, कुछ समय यहाँ चिकित्सा के लिए रहे। यही मदन दास जी के एक व्यक्तित्व की विशेषता रही। जहां वो गए, जिन लोगों से उन्होंने बात की, उन्होंने उनसे कुछ न कुछ प्रेरणा प्राप्त की, जीवन के लिए कुछ न कुछ सबक सीखे, जीवन के दिशा के बारे में उनको एक विश्वास और स्पष्टता यह उनको प्राप्त हो गई। माननीय मदन दास जी के देहावसान के पश्चात कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने एक विशेष लेख भी लिखा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मदन दास जी से उनको क्या क्या प्रेरणा प्राप्त हुई, कैसे कैसे उनसे उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया, इसके बारे में पूरा एक लेख भारत के प्रधानमंत्री ने लिखा। मदन दास जी कोई सरकारी पद पर नहीं रहे, सार्वजनिक जीवन में संगठन के कारण ही वो परिचित थे। लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न प्रकार के जो सामाजिक कार्य होते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, यहाँ भी उमेंद्र दत्त जी बैठे हैं, ऐसे कई प्रकार के जीवन के क्षेत्रों में जो कार्यरत सक्रिय लोग हैं, उन लोगों को मदन दास जी ने उस रास्ते पर, उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिए, आग्रह किया, इस कार्य को आपको जीवन में करना चाहिए। इसके बारे में उनके केवल भाषण उपदेश देकर चले गए ऐसे नहीं है। मदन दास जी एक एक व्यक्ति से घंटों तक बात करते रहे।
ये कार्य कैसे करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। और एक बार चर्चा की और प्रारंभ हो गया, छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। कहीं भी रहे, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग जो काम किए, उनके कहने पर किए या उनके मार्गदर्शन से उस कार्य को और आगे बढ़ाया, ऐसे लोगों के, ऐसे कार्यकर्ताओं के बारे में वो हमेशा पूछताछ करते रहे। कार्य करते समय कई प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, तो व्यक्ति उसको सामना करता है। और व्यक्ति के अंदर के एक स्थैर्य चाहिए, शक्ति चाहिए, बाहर से उनको प्रोत्साहन मिलने चाहिए, कुछ मदद मिलनी चाहिए। मदन दास जी ने इसकी भी चिंता की। कोई दूर दराज के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उन्होंने प्रयत्न किया। कोई भी समाज में अच्छा कार्य करने वाले हैं, उनके बारे में मदन दास जी के मन के अंदर हमेशा एक सद्भावना, संवेदना और समर्थन करने के तैयारी, एक जज्बा, यह मदन दास जी की विशेषता थी। व्यक्ति के आकलन करने में मदन दास जी माहिर थे। आप जानते हैं ना, आप तो एक्सरे वगैरह जानते हैं, शरीर के अंदर क्या है दिखाने वाले। मदन दास जी ऐसे एक ब्रेन के एक्सरे वाले थे। उनके साथ में 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा बातचीत होने के बाद ये व्यक्ति क्या है, पूरा आकलन करना, द असेसमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यह मदन दास जी की विशेषता थी, व्यक्ति के परख। लेकिन मदन दास जी व्यक्ति के परख करने के बाद कभी उनके प्रति न मोह रखे, न पूर्वाग्रह रखे। व्यक्ति में क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में वो अच्छा लगा तो एक मोह हो जाता है, हर बार उनके नाम लेना, उनके लिए कुछ करना। व्यक्ति कई बार व्यक्ति के प्रेम स्नेह के कारण मोह में पड़ जाता है। मदन दास जी ऐसे नहीं है। अनअटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, अटैचमेंट नहीं, इन्वॉल्वमेंट है, निर्मोह स्नेह, ये मदन दास जी की विशेषता है। व्यक्ति कभी गलती करता है, कभी चलते समय फिसलता है। मनुष्य गलती करना कोई विशेष नहीं, होता ही है। संगठन में कार्य करता, समाज के जीवन में कोई भी गलती करता है। मदन दास जी गलती को पकड़ते थे, लेकिन व्यक्ति के बारे में पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस नहीं रखते थे। ये सामान्य बात नहीं होती। मनुष्य के अंदर जब गलती दिखती है, इसने धोखा दिया ऐसे लगता है, उसके लिए मदन दास जी कठोरता से जो करना है वो सुधारने के बाद भी उस व्यक्ति को कभी पूर्वाग्रह से नहीं देखते थे। मनुष्य के अंदर परिवर्तन की गुंजाइश हमेशा है। व्यक्ति आज गलती कर सकता है, लेकिन उसको स्नेह मिलने से, संभालने वाले मिलने से वही व्यक्ति अच्छा काम करके जीवन में अच्छे मार्ग पर चल सकता है, अपने गलती को सुधार सकता है, पश्चाताप से उठकर फिर से एक बार वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करने वाला बन सकता है। यह विश्वास मनुष्य के बारे में जो होना चाहिए, वह मदन दास जी के अंदर वो व्यक्तित्व की विशेषता रही। इसलिए ही नेवर हैड एनी प्रेजुडिस अबाउट एनीबॉडी, नो इन्वॉल्वमेंट एंड नो प्रेजुडिस। तो इसलिए आज मदन दास जी के बारे में यहां आप लोगों के सामने एक व्यक्ति के, ये कौन है भाई? हम लोगों को गुण की पूजा करनी चाहिए, हम व्यक्ति की पूजा नहीं करते। मनुष्य आता है, जाता है, वो नश्वर है, शाश्वत क्या है?
शाश्वत जीवन में मूल्य है। शाश्वत कौन सी चीज है? गुण है। भगवान राम के क्यों हम आज स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं? वो राजा थे इसलिए। जीवन के श्रेष्ठ आदर्श, जीवन मूल्यों के लिए जी। राजा हरिश्चंद्र को हम याद करते हैं, किस लिए? सत्य के लिए जीना चाहिए। मरना है तो सत्य के लिए मरना है, तो मर भी सकते। ऐसे जीवन मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए जब व्यक्ति अपने जीवन के कण कण को, जीवन के क्षण क्षण को उसमें चढ़ा देता है, तो वो व्यक्ति योगी बनता है, ऋषि बनता है, महान बनता है, संत बनता है और उनके पूजा होती है। तो इसलिए उनकी पूजा होती है, तो व्यक्ति की पूजा नहीं है, वो ध्येय की पूजा है, वो आदर्श की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ आइडियल्स, इट इज द वर्शिप ऑफ वैल्यूज एंड वर्च्यूज। इसलिए व्यक्ति निष्ठा के लिए मदन दास जी के नाम हम नहीं ले रहे हैं, ध्येय निष्ठा के लिए, तत्व की निष्ठा के लिए, मूल्य की निष्ठा के लिए। मुझे लगता है यहाँ के धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज और हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है, मदन दास जी से इस प्रकार के श्रेष्ठ गुणों को, जीवन मूल्यों को आपने यहाँ अनुभव किया। इसलिए मदन दास जी के संदर्भ में आपने ऐसे कार्य किया। मैं बाकी तो चित्र में दिखाए हैं, इसलिए मैं इससे अधिक मान्य मदन दास जी के बारे में यहाँ नहीं कहूँगा। मदन दास जी स्वदेशी के विचार और शिक्षा क्षेत्र में छात्र संगठन, इस जीवन में उन्होंने आग्रह पूर्वक इन दो कार्यों में किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्देशन में, योजना में उन्होंने कार्य किया। मनुष्य निर्माण की एक विशेषता उनके अंदर थी, व्यक्ति को गढ़ना। लेकिन व्यक्ति को गढ़ना कैसे है, किस आधार पर? भारत की, यहाँ की मिट्टी के एक संदेश है, यहाँ के मिट्टी में एक संस्कृति के सुगंध है, यहाँ के समाज जीवन में एक मूल्य परंपरा है। उसके आधार पर मनुष्य का निर्माण करना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच के कार्य किया। स्वदेशी केवल आर्थिक दृष्टि से हम विदेशी वस्तु के बहिष्कार करो, स्वदेशी वस्तु का उपयोग करो, ये केवल एक आर्थिक मामला नहीं था। जीवन में स्वदेशी का अर्थ यह है, हम यहाँ के स्थानीय जो ज्ञान परंपरा है, यहाँ के लोगों के युगों युगों से जिस सांस्कृतिक परंपरा के कारण एक जीवन की सभ्यता के श्रेष्ठ मॉडल को हमने खड़ा किया भारत में, आज दुनिया उसके बारे में और थोड़ा सा गौर से देख रही है। इसलिए योग यहाँ के 190 से अधिक देशों में आज योग के अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतनी संस्थाएं शुरू। यहाँ के आयुर्वेद, भगवत गीता के संदेश, गीता, यहाँ के संगीत और संस्कृत, आपने संस्कृत के भी विशेष उल्लेख भी किया। यहाँ उसके लिए स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं। इसलिए आज विश्व में भारत के कौन से चीजों के बारे में आकर्षण है? भारत के 6 विषयों के बारे में, उसको मैं एब्रिविएशन में, सूत्र में कहना है तो संयोगी आवेकु। सम यानी संगीत, यो यानी योग, गी यानी गीता, आ यानी आयुर्वेद, वे यानी वेद और कु यानी कुटुंब। इसके बारे में भारतीयता ने क्या है, सरलता से सब याद रख सकते हैं। संयोगी आवेकु, भारत को कहां प्रदर्शित करना चाहिए? इन चीजों के द्वारा, हमारे संस्कृति और संगीत और संस्कृत, योग, गीता, आयुर्वेद और वेद और कुटुंब पद्धति आज विश्व के लिए आवश्यक है। भारत में भी दुर्भाग्य से
यहाँ के परिवारों में, कुटुंब में कुछ आपस में मतभिन्नता धीरे धीरे वो दूर होने के, बिखरा होने के, कुटुंब टूटने के नौबत आ गई। दुर्भाग्य है, कहीं भी हो ये अच्छी बात तो है ही नहीं, मजबूरी से होते होंगे। लेकिन भारत के समाज की विशेषता ये है, यहाँ के कौटुंबिक जीवन मूल्य, यहाँ के संयुक्त परिवार, यहाँ के परिवारों में जो जीवन मूल्य हम सीखते, चैरिटी बिगिंस एट होम, इसको दुनिया के सामने स्थापित करना चाहिए, क्योंकि आज उसी पर आघात हो रहा है और कुटुंब के पद्धति पर आघात होने से अगली पीढ़ी पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। समाज में क्राइम्स बढ़ते हैं, अपराध बढ़ते हैं, मनुष्य स्वार्थी होता है। इसलिए कुटुंब की रक्षा आवश्यक है। भारत ने ऐसे एक मॉडल अभी तक तो दिया है, इसलिए इसको बचा कर रखना कैसे, आधुनिक युग में कैसे इसको बचा कर रखना, इसकी रक्षा कैसे करना, क्या मार्ग होने चाहिए, ये आपको विचार करना चाहिए। मैंने अभी परसों बेंगलुरु में एक 200-300 कुटुंबों के पति पत्नी दंपति बच्चे ऐसे कार्यक्रम में थे। वहां एक संवाद हुआ। मैंने यही पूछा उनसे, कौन सी बात आपके बचपन में अच्छी थी, अब आप गायब हो गए, मिलता नहीं है, ऐसे कौन से लगता है? लोगों ने कहा ये है, वो है, वो है, ऐसे। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने पूछा ठीक है, वो तो अभी नहीं है, इस कारण से क्या हमेशा के लिए चला जाएगा, या आप ये प्रयत्न कर सकते हैं कुछ न कुछ बातों को हम पकड़ कर रखें, जो अच्छी बातें अपने बचपन में हमारे परिवार में हमने अनुभव किया था, वो अगली पीढ़ी को मिलनी चाहिए। इसलिए कौन सी बातें आप उसको बचा कर रख सकते हैं, उसके लिए कुछ प्रयोग कर रहे हैं क्या? उसके लिए भी बहुत लोगों ने बहुत सुंदर सकारात्मक जवाब दिए। बेंगलुरु जैसे महानगर में, वहां के जीवन में भी ये करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। चंडीगढ़ में भी संभव है, अपने जीवन में होना चाहिए, क्योंकि आज विश्व के लिए चाहिए। मैं योग के, आयुर्वेद के महत्व क्या है बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को। आज भारत सरकार ने भी, पिछले सरकारों से भी आयुष डिपार्टमेंट प्रारंभ होकर आयुर्वेद के लिए और अन्य ऐसे चिकित्सा पद्धति के लिए महत्व देने के एक प्रयत्न हुआ है। इसको आगे बढ़ाना चाहिए और इसके कई आयाम हैं। आयुर्वेद में जो अनुसंधान, रिसर्च होना चाहिए, उसके बारे में अधिक आग्रह होना चाहिए। मॉडर्न टाइम्स के कई प्रकार के डिसीजेस हो गए हैं, साइकोसोमैटिक डिसीजेस। आयुर्वेद से, इस पद्धति से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कैसे, आपने बताया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, ऑटिज्म है, डिस्लेक्सिया है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स है, ऐसे बच्चों के माँ बाप के क्या मानसिक हालत होती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके उस संकट को हम दूर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद अच्छा है केवल टाम टाम करने से नहीं होता। देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन में इतने देशों में अरबों रुपए खर्चा करके, अरबों डॉलर खर्चा करके भी, लेकिन एक रिगर से अध्ययन किया, रिसर्च किया। ठीक है, गलत है, सही है, वो समग्र है, नहीं है, वो चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमें आयुर्वेद के बारे में श्रद्धा है, तो हमें आयुर्वेद के इस विषय में जितने रिसर्च होना चाहिए, और एक पीढ़ी, दो पीढ़ी पूरे देश में इस कार्य के लिए अपने जीवन देना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारी मानवता को सुख देने हैं, हमें सारी मानवता को इस प्रकार के किसी भी शारीरिक मानसिक कष्ट से उनको मुक्त करने हैं। ऐसे करना है तो एक दो पीढ़ी को तो इस रिसर्च के काम में अपने जीवन खपाना चाहिए ना, तभी तो होगा। तो इसलिए इस प्रकार के कार्य के लिए प्रोत्साहन देने के लिए धन्वंतरी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने अपने जीवन व्रत के नाते इस कार्य के लिए कमिटेड है। इसलिए यहाँ के कुलपति महोदय ने कहा, सारे उत्तर भारत में ये बहुत
नंबर 1 ऐसे कॉलेज हैं, ऐसे मैं मानता हूं, ऐसे आपने कहा। मैं कहता हूं केवल उत्तर भारत में होने चाहिए भाई साहब, सारे भारत में होने के लिए प्रयत्न करिए और होना चाहिए। और यहाँ के लोग उस प्रकार के विषय पर प्रतिबद्ध है, इनकी निष्ठा है, तो इसलिए उस दृष्टि से भी हमें आगे बढ़ने चाहिए। और हमें आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना है, किसी पद्धति को विरोध करने की जरूरत नहीं। एलोपैथी लोग आयुर्वेद के लोग एलोपैथी के, दोनों मिलकर और तीसरे क्यों भाई? इसलिए एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम के बारे में बहुत दिनों से भारत में एक चर्चा चली है। कुछ जगह पर उसके प्रयोग भी प्रारंभ हुआ है। बेंगलुरु में निमांस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। उस निमांस में पिछले दिनों में 2-3 नए सेंटर्स प्रारंभ हुए, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन, सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज, भारत में नहीं है और कहीं, सेंटर फॉर कॉन्शियसनेस स्टडीज, इस प्रकार के नए डिपार्टमेंट शुरू हुए हैं। अध्ययन के, अनुसंधान के लिए अवसर मिल रहे हैं, इसलिए होना चाहिए। 2 वर्ष पहले मैं केन्या में गया था, अफ्रीका के एक देश। वहां एक प्रोफेसर से मिला, 80 साल के वृद्ध थे। वो साहित्यकार हैं, इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे अफ्रीका के लोगों के जो सभ्यता में बहुत सारी चीजें थी वो सब गायब हुए। गोरे लोग यहां आकर हमारे ऊपर जो दमन किया, राज किया, उस कारण से हम सब भूल गए। यहां भी आपके देश के जैसे चिकित्सा पद्धति, आपके यहां आयुर्वेद है, हमारे अफ्रीका के गांवों में भी यहाँ के लोगों की कुछ चिकित्सा पद्धति थी। जैसे आप जाएंगे बौद्ध देशों में, तिब्बत में आमची लोग हैं, तो हर देश की एक सभ्यता के कारण वहां की चिकित्सा पद्धति विकसित हुई, लेकिन वो नष्ट हो गई। उस प्रोफेसर महोदय ने मुझे कहा, इसलिए मेरे जीवन में मैंने जो पैसे बचाया और पुस्तक लिखने से मुझे मेरे पास जो पैसे आए, उसको मैं यहाँ के चिकित्सा पद्धति, अफ्रीका के इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम, हेल्थ केयर, उसके एक सिस्टम के लिए मैं मेरे जीवन के बचे हुए पैसे को उसमें लगाकर एक इंस्टीट्यूट प्रारंभ कर रहा हूं, ऐसे उन्होंने संकल्प किया। यानी इंडिजिनस सिस्टम जो है, देशी चिकित्सा पद्धति जो है, वो कृषि के हो सकते हैं, हेल्थ सिस्टम के हो सकते हैं। यहाँ के कई प्रकार ऐसे हैं भारत में। इसलिए आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारत की ज्ञान परंपरा, ज्ञान व्यवस्था के बारे में विशेष रूप से आग्रह करके उस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो केवल भारतीयों के लिए नहीं है, सारी मानवता के लिए है। इसलिए इस दिशा में हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। आप एक श्रेष्ठ विद्यालय, महाविद्यालय में आप अपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने जीवन को यहाँ आगे कैसे करना चाहिए इसका संकल्प ले रहे हैं। आपके जीवन निर्माण में इस संस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी ही, तो इसलिए आपके जीवन सर्व प्रकार से सफलता और सार्थकता से रहे, यही मैं कामना करता हूं। जीवन में कई बार उतार चढ़ाव होने पर लोग थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं, चारों ओर अंधेरा है ऐसे लगता है, समस्याएं बहुत हैं, केवल सरकार को ही सब समस्याएं दूर करनी चाहिए ऐसे नहीं है। हर सुशिक्षित व्यक्ति को, समाज की जिम्मेवारी महसूस करने वाले हर आदमी को, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, मैं देश समाज के लिए क्या कर सकता हूं। जॉन फिट्जरल्ड केनेडी, अमेरिका के अध्यक्ष जो रहे, उन्होंने एक बार कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर योर कंट्री। तो मुझे क्या करना है, यह हर किसी को सोचना पड़ेगा। माननीय मदन दास जी इसी के लिए अपने जीवन भर लाखों युवकों को तैयार किया। आप समाज के लिए क्या कर सकते हो सोचो। इस संदर्भ में मुझे एक याद आता है,
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो कवि थे, दार्शनिक थे, उनकी कविता में उन्होंने बताई, कविता बंगला में, कविता के साथ सारांश ऐसे, पूरे दिन भर सारी सृष्टि को, चराचर को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान ढलने के लिए पश्चिम की दिशा में वो तैयारी कर रहे हैं और सूर्य थोड़े समय में सूरज ढल जाएंगे, सूर्यास्त हो जाएगा। सूर्यास्त होने के बाद अंधेरा होगा, अंधकार होगा। तो इसलिए सूर्य भगवान पूछते हैं सारे सृष्टि से सामने, मैं दिन भर की ड्यूटी समाप्त करके मैं जा रहा हूं, अब अंधेरा होगा तो मेरी ड्यूटी कौन करेगा? सूर्य भगवान ये पूछने पर कौन कहेगा मैं दुनिया को प्रकाश दूंगा? ऐसे कहने की हिम्मत किसको है? किसको तो है ही नहीं। सब सन्नाटा, सारा मौन। सूर्य भगवान दोबारा पूछा, कौन करेंगे मेरे काम? कोई उत्तर नहीं दे रहा है। सूर्य भगवान ने कहा, इसका अर्थ अंधेरा ही रहेगा। तब एक छोटा सा दीपक, वो थोड़ा सा, प्रभु मैं आप जैसे सारे दुनिया को तो प्रकाश नहीं दे सकता, लेकिन एक गारंटी, एक भरोसा, एक आश्वासन मैं दे सकता हूं। वो है, मैं जहां रहूंगा वहां अंधेरा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम सबको गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संकेत दिया है, हम जहां रहें वहां अंधकार ना रहे, अंधेरा ना रहे। किसी भी प्रकार के मन के मालिन्य से, बुद्धि के दर्प से, धन के मद से, मनुष्यों के बीच के अंतर से, स्वार्थ के कारण, मोह के कारण, क्रोध के कारण, काम के कारण अंधेरा नहीं रहेगा। जहां हम रहेंगे वहां उतना तो प्रकाश हम दें, अपने इर्द गिर्द प्रकाश दें। ऐसे प्रकाश देने वाले प्रकाशमय जीवन आपका बने, यही शुभकामनाएं देते हुए पुनः एक बार धन्यवाद देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।